कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम हाई स्कूल से। स्कूल की कैफेटेरिया के अंदर हमारे एमसी गैविन क्लार्क को देखते हैं जो टेबल पर सिर रखकर सो रहा है। तभी उसका दोस्त दो ट्रे लेकर पहुंचता है। थोड़ा गोलू मोलू सा दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए खाना लाया है। उसे लगता है कि गैविन रात भर किसी लड़की से बात करके थक गया है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए एमसी को लगता है कि ये इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर उसे याद आता है कि ये खुशबू तो उसके सामने रखे खाने से आ रही है। गैविन एकदम एक्साइट हो जाता है और जोरों से चिल्लाता है। फिर वो एकदम चमकती आंखों से खाने को घूरने लगता है और बिना सेकंड सोचे, जैसे जंगली जानवर खाना फाड़ता है वैसे ही वो लड़का पूरा खाना चट कर देता है। दोस्त घबराकर बोलता है, धीरे खा वरना गला रुक जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी होती है। एमसी तो उसका खाना भी साफ कर जाता है। पेट भरने के बाद वो चैन की सांस लेते हुए बोलता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सच में रीबॉर्न हो चुका है। दोस्त मजाक में पूछता है, क्या तू कोई भूखा भूत था जो मेरा हिस्सा भी खा गया? गैविन हंसकर बोलता है, हां भाई, एकदम भूखे भूत से ही वापस आया हूं। वो कहता है कि वो एक जमी हुई दुनिया की कयामत में था जहां आखिर में भूख से मर गया। गोलू दोस्त को कुछ समझ नहीं आता और सोचता है ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है। एमसी फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अच्छा है कि तू अभी भी जिंदा है। अब हम दोनों फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। यानियल पार्कर ये सुनकर हैरान हो जाता है, अरे मैं जिंदा क्यों नहीं रहूंगा? एमसी तारीख पूछता है। दोस्त बताता है, आज 8 अगस्त 2024 है। गैविन फिर समझाता है कि आधे महीने बाद आगे की कहानी। एमसी बताता है कि आधे महीने बाद पूरी दुनिया बर्फीली आइस एज में चली जाएगी जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाएगा। लेकिन यानियल को यह सब बकवास लगता है। वो कहता है, अगर तू किसी मुसीबत में है तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। एमसी बोलता है कि उसे सच में मदद चाहिए। गोलू दोस्त चेस्ट ठोक के कहता है, भाई मुझ पे भरोसा कर। तभी गैविन बोलता है, तो एक बिलियन का लोन दे दे। दोस्त के मुंह से ड्रिंक सीधा छपाक बाहर आ जाता है। यानियल हक्का बक्का होकर पूछता है, सच में बोल रहा है तू? एमसी धीरे से सिर हिलाता है, हां भाई, बिल्कुल सीरियस। दोस्त सीधे मना कर देता है, इतना पैसा तो मैं बाप को बेचकर भी नहीं जुटा सकता। गैविन बेशर्मी से पूछता है, अच्छा, अपने बाप को कितने में बेचोगे? वो तुरंत बोल देता है, 5 बिलियन, और फिर खुद ही अपनी बात सुनकर एकदम आग बबूला हो जाता है। इसी बीच एक कपल वहां आता है। लड़का लड़की को प्राइवेट रूम चलने का बोलता है। एमसी उन्हें घूर कर देखता है सीरियस एक्सप्रेशन में। गोरा लड़का कहता है कि डिनर के बाद प्राइवेट मूवी थिएटर जा रहे हैं। गोलू दोस्त का मुंह मुरझा जाता है, ये तो तेरी गर्लफ्रेंड है भाई, और ये तेरे सामने ही तुझे धोखा दे रही है। कपल उनके पास से गुजरता है। लड़की शर्माते हुए पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? यायल तुरंत एमसी का पक्ष लेता है और कहता है, तूने इतने एहसान किए उस पर और ये तुझे इसी तरह छोड़ गई। लेकिन लाल बालों वाली लड़की जेनिया बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में बोलती है, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सब साफ है। एमसी को याद आता है, अपोकलिप्स में यही गोरा लड़का उसे छोड़कर भाग गया था। गैविन ने ही उसे सहारा दिया, उसके साथ देवी जैसा बिहेव किया। लेकिन उस अकृतज्ञ औरत ने पीठ में छुरा घोंपा और उसी की वजह से एमसी की मौत हुई थी। यानियल वहां से हटना चाहता है, लेकिन गैविन शांत होकर कहता है, अरे जाने की क्या जल्दी है? गोलू दोस्त समझ नहीं पाता और कहता है, यार मैं तो इसे देखकर ही उल्टी कर दूं। गोरा लड़का मौका देखकर चुटकी लेता है, ये तो बस जेनिया के पीछे भागने वाला सिंप है। लाल बालों वाली लड़की भी तंज कसती है, ये तो मुझे परेशान करता था, मुझे तो इससे घिन आती है। गैविन आगे पूछता है। एमसी ठंडे अंदाज में पूछता है, तेरा ये छोटा सा ड्रामा खत्म हो गया क्या? गोरा लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या अब तू फिर से अपना सिंप वाला नाटक करके लड़की को वापस पटाएगा? यानियल उसे खींचकर ले जाना चाहता है, लेकिन गैविन बोलता है, बस 5 मिनट और। गोलू दोस्त चिढ़ जाता है, तू अभी भी इसके पीछे क्यों पड़ा है भाई? जैक मजे लेते हुए बोलता है, चलो देखते हैं 5 मिनट में क्या कर लेगा। अचानक धाड़, एमसी सीधा उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। लाल बालों वाली लड़की शौक में आ जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड की चिंता करने लगती है। वहां खड़े सब लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। गुस्से में पागल जैक चिल्लाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो एमसी पर झपटता है, आज तुझे खत्म कर दूंगा। गैविन बिजली की तरह तेजी से उसे एक जोरदार किक मार देता है। यानियल गुस्से में आ जाता है, तू कर क्या रहा है? लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है
जो जमीन पर पड़ा होता है। वो गुस्से में धमकी देती है, तू तो गया, तूने ड्रैगन ग्रुप के आदमी को छू लिया है। जैक उठता है और चिल्लाता है, मैं टेक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूं, किसी सड़क छाप गुंडे से नहीं हारूंगा। एमसी एक दमदार हुक पंच मारते हुए बोलता है, कचरा कहीं का। गैविन सोचता है, अपोकलिप्स भले ही नरक था, पर वही मैंने लड़ना सीखा। गोलू दोस्त हैरान, भाई तू इतना स्ट्रांग कब बन गया? धोखेबाज लड़की गुस्से में चिल्लाती है, तुझे इसका पछतावा होगा। और फिर बेशर्मी से कहती है, घुटनों पर गिरकर माफी मांग। बस अब सब्र टूट जाता है। धाड़। गैविन उसे भी जोरदार थप्पड़ मार देता है। जैक गुस्से में कांपते हुए उठता है, मैं तुझे चींटी की तरह कुचल दूंगा। लेकिन गैविन सीधे उसके पेट में घुटना मारता है और उसकी जैकेट से कुछ निकाल लेता है। वो एक स्प्रे बॉटल दिखाता है। जैक घबरा जाता है, वो मुझे वापस दे। एमसी ठंडी आवाज में पूछता है, कितनी लड़कियों को इससे बर्बाद किया है तूने? जैक नाटक करता है और छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैविन स्पीड बढ़ाता है और सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे छिड़क देता है। गोरा लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है, आ आ आ। जेनिया कुछ समझ ही नहीं पाती, ये हो क्या रहा है? जैक घबराकर लड़की से कहता है, दूर रहो, पास मत आना। स्प्रे का असर शुरू हो चुका था और तभी जेनिया बेहोशी जैसी हालत में सीधे उस लड़की पर टूट पड़ती है। सबके सामने उसकी ड्रेस तक फाड़ देती है। लड़की घबराकर खुद को ढकने की कोशिश करती है। ये पब्लिक जगह है, पागल हो गई हो क्या? लेकिन जैक रुक ही नहीं रहा था। लड़की डर के मारे चिल्लाती है, किसी को मेरी मदद करो। एमसी शांत होकर बोलता है, टाइम अप, पूरे 5 मिनट हो गए। गोलू दोस्त सन, ये तूने टाइमिंग भी रखी थी। गैविन समझाता है, ये एक जहरीला एफ्रोडीजियक था जो ये अमीर कमीना अपनी शिकार पर इस्तेमाल करता था। डेनियल घबराकर बोलता है, अरे अब तो ये पुलिस बुलाएगा। एमसी मुस्कुराते हुए, चिंता मत कर, ड्रैगन ग्रुप का लीडर है, पुलिस नहीं बुलाएगा, सीधा बदला लेने आएगा। इन जैसे घमंडी लोग ऐसे ही करते हैं। गोलू दोस्त सिर हिलाता है, बात तो सही है, सीधे चुपचाप बदला लेना चाहेगा। कैफेटेरिया से बाहर निकलते हुए यानियल पूछता है, अब कहाँ चलेंगे? एमसी, घर बेचने। दोनों बिना समय गमाए सीधे रियल एस्टेट एजेंसी पहुंच जाते हैं। गोलू दोस्त दुखी, ये घर मेरे माता पिता की एकमात्र निशानी है। गैविन साफ बोलता है, अभी बचना जरूरी है। 3.1 मिलियन जो मिलेंगे उससे अपोकलिप्स के लिए चीजें खरीदनी होंगी। डेनियल को यह सब समझ नहीं आता क्योंकि मकान की कीमतें अभी बढ़ रही है, लेकिन एमसी उसे इग्नोर करता है। अगला स्टॉप, सारा पैसा उड़ाने का समय आ गया और दोनों एक विशाल सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। गैविन सीधे बोलता है, 1000 बोरी चावल रख दो, फिर आटा, तेल और हाँ 10,000 कैन फूड भी। कर्मचारी चौंक जाता है, सर आप पक्का ये सब लेना चाहते हैं? गैविन, हाँ बिल्कुल। गोलू दोस्त हक्का बक्का, दुकान खोल रहा है क्या तू? एमसी पूछता है, डिलीवरी कर दोगे? कर्मचारी, सर सब सेट हो जाएगा। गैविन को याद आता है, यानियल के परिवार के पास तो पूरा वेयरहाउस है। वो कहता है, भाई थोड़ा और उधार दे दे और सामान खरीदना है। तभी उनकी क्लास की 2 लड़कियां उन्हें देख लेती है और जेनिया वाले ड्रामे पर गॉसिप करने लगती है। गैविन उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में चला जाता है। वो सोचता है अपोकलिप्स आएगा तो टाइम पास करना भी जरूरी होगा और सीधा तमाम टीवी, गेमिंग कंसोल, प्रोजेक्टर, स्पीकर वगैरह ऑर्डर कर देता है। कर्मचारी खुश होकर कहता है, सर आप तो हमारे साल के सबसे बड़े ग्राहक निकले। पीछे खड़ी लड़कियां हैरान, ये इतना पैसा खर्च कर रहा है, कल तक तो बेइज्जती हो रही थी इसकी। दोनों लड़कियां हैरान, इतना पैसा आखिर आया कहां से? एमसी आराम से शॉपिंग जारी रखता है और बोलता है, और कोट्स पैक करो ज्यादा। बैंगनी बालों वाली लड़की शक में, ये सच में गरीब है क्या? अभी तक 1 मिलियन उड़ा चुका है। फिर दोनों डिसाइड करती है, ये तो छुपा हुआ रईस निकला। एमसी मन ही मन सोचता है, ये दोनों भी अपोकलिप्स के लिए तैयार हो रही है। दोनों उसके पास आती है और एकदम मीठे अंदाज में बात शुरू करती है, हाय तुम काफी अच्छे लग रहे हो। पूरी फेक इंटरेस्ट वाइब। एमसी को याद आता है, अरे ये वही 2 हैं जिन्होंने ठंड में मुझे लूट लिया था। लड़की उसे बाहर खाने चलने का ऑफर देती है और सबको चौंकाते हुए एमसी तुरंत मान जाता है और यानियल से कहता है, इन्हें शॉपिंग वेयरहाउस ले चल। दोनों गोल्ड डिगर खुश, आज तो शुगर डैडी मिल गया, और मन में सोचने लगती है, इसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले चलते हैं। एमसी भी साथ देता है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। तीनों एक भव्य बिल्डिंग में पहुंचते हैं। लड़की समझाती है, ये बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी रेस्टोरेंट है। अंदर बैठने के बाद वो पूछती है, कैसा लगा खाना?
एमसी मेनू देखकर नाटक करता है, अरे ये तो बहुत महंगा है। लड़कियां बिल्कुल चिल, अगर तू नहीं लेना चाहता तो हम खुद ऑर्डर कर लेते हैं। चश्मे वाली लड़की सीधे ऑर्डर ठोक देती है, कैवियार, लॉबस्टर, प्राइम स्टेक, पूरी लग्जरी लिस्ट। 1 घंटे बाद बैंगनी बालों वाली लड़की पेट भरकर खुश, कैसा लगा खाना? एमसी कैजुअली, मैं थोड़ी देर में आता हूं, और सीधा रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच जाता है। होस्टेस बोलती है, सर बिल है 18,000 बाट। लेकिन एमसी उसे इग्नोर करता है और कहता है 10 दिन बाद पिकअप के लिए ऐसे ही 100 टेबल्स तैयार रखना। रिसेप्शनिस्ट शॉक, इतना बड़ा ऑर्डर पक्का? गैविन वीआईपी कार्ड दिखाता है, सब एडवांस में पे कर दूंगा। एमसी सोचता है अपोकलिप्स ने कैन फूड खा खाकर बोर हो गया था, इस बार लग्जरी खाना भी रेडी रहेगा। उधर गोल्ड डिगर लड़कियां सोचती है, कितना कंजूसी है, बिल देने गया है, लेकिन साथ ही ये भी, पर दिमाग तो तेज है, पैसा है इसके पास। उधर दोनों गोल्ड डिगर लड़कियां प्लान बना रही होती है, इससे इसका महंगा वॉलेट भी निकलवाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर कंफर्म करती है, लेकिन बोलती है आपकी टेबल का बिल अभी बाकी है। एमसी आराम से अपना कार्ड वापस लेता है और बोलता है अपना अपना बिल खुद भरो। वो मन में सोचता है लगभग सारा पैसा खर्च हो गया, अब लोन लेना पड़ेगा। तुरंत फोन निकालकर लोन ऐप्स ढूंढने लगता है। उसे करीब 3 मिलियन का लोन मिल जाता है। नाइस, लेकिन अभी और चाहिए। तभी फोन बजता है, गोल्ड डिगर लड़की कॉल कर रही होती है। गुस्से में वो पूछती है, कहाँ गायब हो गया तू? एमसी शांत, कुछ काम आ गया, मैं घर जा रहा हूं, और हाँ, मैं तुम्हारा बिल क्यों भरूं? लड़की फट पड़ती है, मैंने तुझे डिनर पर बुलाया था। एमसी सीधा पलटवार, तू खुद मुझे खींच के लाई और खुद ही महंगा खाना ऑर्डर किया। लड़की परेशान, इतना बड़ा बिल, अब क्या करे? एमसी याद दिलाता है, मैंने पहले ही बोला था महंगा है, फिर भी तुमने सबसे कॉस्टली डिशेस चुनी। गुस्से में स्कैमर लड़की, तू तो कंगाल लूजर है, पूरी बेइज्जती है तू। एमसी हंसते हुए, अच्छा तो होस्टेस से पूछ ले 100 टेबल्स का ऑर्डर किसने दिया है? रिसेप्शनिस्ट कंफर्म कर देती है, हाँ इन्होंने ही दिया है। अब लड़की की हवा टाइट, प्लीज वापस आ जा, बिल भर दे। लेकिन कॉल कट। एमसी बोलता है, बेवकूफों पर पैसा बर्बाद नहीं करता। उधर दोनों लड़कियां पैनिक, पैसे नहीं बिल भारी। रिसेप्शनिस्ट दबाव डालने लगती है। बैंगनी बालों वाली लड़की बोलती है, हंटर को कॉल करो, इसे सब सिखाना पड़ेगा। उधर एमसी रेस्टोरेंट छोड़कर एक लॉटरी शॉप पर रुकता है। उसे याद आता है पिछली जिंदगी में नंबर 5 से लॉटरी जीती थी। वो वही टिकट लेता है और एक्साइटेड हो जाता है। बस 2 दिन, फिर जैकपॉट। फिर वो वेयरहाउस लौटता है जहां उसका दोस्त इंतजार कर रहा होता है। गोलू दोस्त शिकायत, मुझे छोड़कर चला गया था। एमसी मुस्कुराकर, चल तुझे मजेदार जगह ले चलूंगा। डेनियल अब भी कंफ्यूज, तू इतना पैसा सामान पर क्यों उड़ा रहा है? गैविन समझाता है, ये सब अपोकलिप्स में जान बचाएगा, मुझ पे भरोसा कर। दोस्त सिर हिलाता है, सब पागलपन लग रहा है। एमसी कॉन्फिडेंटली, कुछ दिन में सब समझ जाएगा। और तभी एंट्री होती है असली खतरे की। कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं। एमसी पूछता है, क्लार्क कौन है? खुद ही जवाब देता है, मैं हूं, हंटर के आदमी हो। एक गांजा आदमी बेसबॉल बैट लेकर, तूने बॉस की औरत से पंगा लिया है। गोलू दोस्त डर जाता है, कुछ किया तो पुलिस बुलाऊंगा। गुंडा हंसता है, पुलिस आने से पहले टांग तोड़ देंगे। एमसी मुस्कुराता है, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। गांजा आदमी मजाक उड़ाता है, डरपोक है क्या, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। गोलू दोस्त अपने बाप का नाम लेकर बचाने की कोशिश करता है। गुंडा बोलता है, हमें सिर्फ गैविन चाहिए, तुम अमीर लड़के को कुछ नहीं होगा। दोस्त चिल्लाता है, भाग यहां से, और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक गुंडा उसे धक्का देता है, गंजा आदमी बैट लेकर हमला करता है। डेनियल डर के मारे चिल्लाता है, गैविन, लेकिन हमारा एमसी आसानी से उस वार को डॉज कर देता है। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत स्लो था यह अटैक, और धड़ाम, सीधे एक जोरदार किक बॉल्ड गुंडे के पेट में। वो वहीं बेहोश होकर उड़ जाता है। गैविन जमीन से एक बेसबॉल बैट उठाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारता है। गुंडा जमीन पर पसर जाता है। एमसी उसके मुंह में बैट ठूस देता है। बाकी गुंडे सदमे में, ये इंसान है या दानव? एमसी सबको घूरते हुए, चलो सब मिलकर आ जाओ। ब्लॉन्ड लीडर गुस्से में, सब खत्म कर दो इसे। लेकिन भाई, ये उनका सबसे बड़ा गलती थी। एमसी अकेला उन 6 गुंडों को ऐसा धोता है जैसे 10वीं बार रिपीट हुआ एक्शन सीन हो। गोलू दोस्त तो बस दंग, सारे दुश्मन जमीन पर ढेर। एमसी पूछता है, अब संतुष्ट हो? फिर बोलता है, हर एक 100,000 रुपए निकालो, कॉम्पनसेशन है। एक गुंडा कांपते हुए, ये एक्सटोर्शन है। एमसी फिर एक बैट मारता है, ड्रामा मत करो, जल्दी निकालो, वरना टांगें तोड़ दूंगा। 6 गुंडों से कुल 600,000 रुपए वसूल लिए जाते हैं। एमसी मन में,
मैं बुरा आदमी नहीं था, लेकिन अपोकलिप्स ने सिखा दिया दयालुता बेवकूफ़ी है। अब एमसी बोलता है, चल तुझे असली मजा दिखाता हो। दोनों पहुंचते हैं एक क्लब में, जहां रोशनी, संगीत और डांस करती महिलाएं। डैनियल का स्ट्रेस गायब। भाई ये तो लाइफ है। गैविन बार पर जाता है, बॉस जेकब्स चाहिए, डिलीवरी है। उन्हें एक लंबी हॉलवे से ले जाया जाता है, चारों तरफ भारी भरकम गार्ड्स। दोस्त कांपते हुए, ये एक्साइटमेंट क्या है भाई, कहां ले आए हमें। गार्ड सलामी मारते, मिस्टर लू। बॉस लू आता है और पूछता है, यहां क्या कर रहे हो। एमसी मुस्कुराता है, सुना है आपके पास सप्लाईज हैं। मिस्टर लू देखता है, हाथ खाली है, सामान कहाँ है। गैविन अपनी ओर इशारा, यही हूं मैं, माल। लेकिन तुरंत बॉस अपने आर्म्ड गार्ड्स को आदेश देता है, दोनों को पकड़ लो। गोलू दोस्त डर कर, मेरे पापा का नाम मत भूलना। ये कैसी डिलीवरी है भाई। गैविन ठंडे स्वर में, ये आदमी ह्यूमन ऑर्गन्स का धंधा करता है। डैनियल दहशत में, क्या कोई भी डर जाएगा भाई। एमसी बॉस लू को चुनौती देता है, डर गया क्या। 10 मिलियन दूंगा, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के। बुजुर्ग, मार्केट डाउन है, 5 मिलियन दूंगा। एमसी, ठीक है, पहले कैश और बॉडी 3 दिन में। एक कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है। गैविन इशारा करता है, इसका भी। डैनियल चिल्लाता, मैं कुछ नहीं बेच रहा। लेकिन बंदूक सिर पर लगते ही उससे भी सिग्नेचर करवा लेते हैं। बाहर निकलते ही डैनियल फट पड़ता है, तू इंसान है कि नहीं, मुझे बेच देगा। एमसी शांत, काम, सब प्लान है। दोस्त याद करता है, मिस्टर लू डेंजरस गैंगस्टर है। एमसी गंभीर, 3 दिन में ये आदमी खत्म होने वाला है। दोस्त, इम्पॉसिबल। एमसी, तू बस अपोकलिप्स देखना। वे एक मकान पर पहुंचते हैं। एमसी बोलता है, ये मैंशन किराए पर चाहिए। एजेंट पूछता, सिर्फ यही वाला। हाँ बस यही। दोस्त हैरान, भाई अभी अभी क्यों मैंशन किराए पर ले रहे हो। गैविन गहरी सांस लेकर कहता है, इसमें कुछ खास है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं इसी मैंशन में मरा था, और अब नई जिंदगी वहीं से शुरू करूंगा जहां पुरानी खत्म हुई थी। एजेंट बताती है कि मालिक घर किराए पर नहीं देना चाहता। एमसी 2 गुना ऑफर करता है, 5 गुना करता है। फिर भी औरत कहती है, पैसे की बात नहीं है। एमसी झुंझलाकर बोलता है, ठीक है, 10 गुना एडवांस। बस। एजेंट तुरंत पिघल जाती है, हो जाएगा सर, मैं अभी मालिक से बात करती हूं। एमसी एक शर्त रखता है, पूरा घर अपनी मर्जी से रेनोवेट करूंगा। तभी हॉलवे में एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मम्मी मिल जाती है, जो उसे कह रही होती है कि जैक को इंप्रेस करो। मोटू दोस्त दंग, अरे ये जेनिया यहां क्या कर रही है। गैविन बताता है, जैक का मैंशन इसी के बगल में है। लाल बाल एक्स घूर कर जहरीली नजर डालती है और चिल्लाती है, तू मेरा पीछा कर रहा है क्या। हमारा पुराना झगड़ा है, याद है। मां तुरंत बीच में आकर एमसी को भला बुरा कहने लगती है, गरीब, निकम्मा, कोई फ्यूचर नहीं। मोटू दोस्त एमसी का बचाव करता है तो वो औरत पगला जाती है, चुप, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। गैविन हंस देता है, ड्रामे की रानी, मेरा रेंट लेने से तुम्हारा क्या लेना देना। एक्स गर्लफ्रेंड जलकर बोलती है, तू तो महीने का 20,000 किराया भी नहीं भर पाएगा। एजेंट लौटकर बताती है कि किराया 25,000 रुपए महीने का है। यह सुनकर लड़की की मां के होश उड़ जाते हैं। यह गरीब लड़का मेंशन किराए पर ले रहा है। लाल बाल वाली एक्स तो अपने ही फैंटेसी में खोई हुई। ये सब मेरे पास रहने के लिए कर रहा है, निकल यहां से। एमसी और उसका दोस्त सिर पकड़ लेते हैं। कितना बड़ा वहम है इन दोनों को। मां नाक चढ़ाते हुए कहती है, 25,000 तो कुछ होता ही नहीं, और अपनी बेटी को खींचकर ले जाने लगती है। एजेंट याद दिलाती है, पहले महीने का एडवांस 50,000 रुपए देना होगा। एमसी आराम से कहता है, ठीक है, दे दूंगा। मां बेटी दोनों की आंखें गोल। लाल बाल लड़की बुदबुदाती है, ये तो जरूर मुझे इंप्रेस करने का नया नाटक है। एमसी अपने फोन पर 50,000 रुपए का पेमेंट कंफर्मेशन दिखा देता है। एजेंट मुस्कुराकर चाबी सौंप देती है, अब आप चाहें जैसी रेनोवेशन करवा सकते हैं। मां हक्की बक्की, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया, ये कहीं किसी बड़े घर का तो नहीं। एमसी अपने दोस्त से पूछता है, शहर की सबसे बड़ी रेनोवेशन कंपनी का मालिक जानता है क्या। दोस्त मदद की पेशकश करता है, लेकिन मोटू कहता है, भाई किराए के घर की इतनी महंगी रेनोवेशन क्यों। गैविन उसे डांट देता है, बस ज्यादा मत सोच, रात तक सब समझ आ जाएगा। दोस्त अपने पिताजी के रसूख का इस्तेमाल करके मीटिंग सेट करवा देता है। एमसी कहता है, थैंक यू, मैं तुम्हें 1 ट्रक भरा इंस्टेंट नूडल्स भेजूंगा। मोटू, भाई ये भी कोई गिफ्ट है। एमसी, तेरे पापा बहुत खुश होंगे, यकीन कर। वे रेनोवेशन कंपनी पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बॉस का इंतजार करने को कहती है। इत्तेफाक से वहीं पर एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां भी मौजूद होती है, जैक की तरफ से चल रहे रेनोवेशन के लिए। लाल बाल लड़की घमंड में, अच्छा अपॉइंटमेंट लिया है तुम लोगों ने।
और ये फिर यही, मेरा पीछा मत करो, समझे? एमसी झल्लाकर सोचता है, हर जगह यही दो बेवकूफ क्यों मिल जाते हैं। मोटू खौ दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि गैविन भी तो यहां काम करवाने आया है, लेकिन लड़की हंस देती है। हाँ हाँ, ये रेनोवेशन। एमसी आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताता है। मेरी बॉस से अपॉइंटमेंट है। माँ बेटी दोनों उसे देख हंसती है। ये दिखावा कर रहा है। तभी कंपनी का मालिक बाहर आता है और पूछता है, मैं किस से मिल रहा हूं? रिसेप्शनिस्ट एमसी की तरफ इशारा करती है, सर, ये रहे। लेकिन तभी उन दोनों औरतों का नाटक शुरू। मां खुशी से पागल। देखा, जैक की वजह से खुद बॉस मिलने आया है और एमसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। अच्छा हुआ बेटा, तुझे भी पता लग गया कि बड़े लोग कैसे काम करवाते हैं। मां अपनी बेटी को फुल आत्मविश्वास में समझा रही होती है। देखना, बॉस आएगा तो सबसे पहले मेरी बेटी से ही मिलेगा। उधर लाल बाल वाली एक्स आगे बढ़कर बड़े ठाक से बोलती है, हेलो मिस्टर जाओ, मैं जेनिया। बॉस उसे उलझी नजर से देखता है। अपॉइंटमेंट लिया था तुमने? लड़की हकला जाती है, जी हाँ शायद। बॉस फिर पूछता है, तुम्हारा नाम गैविन क्लार्क है? वो सकपकाकर बोलती है, ना नहीं, मेरा नाम जेनिया है। मिस्टर जाओ चिढ़कर उसे साइड में धकेल देता है, तो प्लीज रास्ता छोड़ो। गैविन कहाँ है? एमसी आगे आता है, मैं हूं गैविन क्लार्क। बॉस उसे देखते ही पहचान लेता है और हैरानी से कहता है, इतनी कम उम्र, चलो मेरे केबिन में बात करते हैं। माँ बेटी के चेहरे ऐसे जैसे किसी ने ब्रह्मांड बदल दिया हो। लाल बाल वाली फिर वहम में, यह सब मेरे अमीर फ्रेंड जैक की वजह से होगा। बॉस और एमसी रेनोवेशन की डिटेल्स पर बात करने मैनेजर के ऑफिस पहुंचते हैं। मिस्टर जाओ पूछता है, तो गैविन क्लार्क, क्या रेनोवेट करना है? एमसी, एक मेंशन। बॉस हंसते हुए, अरे ये तो छोटा काम है, इसे किसी डायरेक्टर को दे देता हूं। लेकिन एमसी टस से मस नहीं, नहीं, ये प्रोजेक्ट आप ही करेंगे। बॉस हाथ झाड़ते हुए, मैं सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट लेता हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। एमसी एकदम शांत लहजे में बोलता है, यह बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। बॉस पूछता है, ठीक है, बजट बताओ। एमसी, कम से कम 30 मिलियन। मिस्टर जाओ ऐसे हिल जाता है जैसे 440 वोल्ट लगे हो। 30 मिलियन? मतलब 3 मिलियन या सच में 30? एमसी, हाँ 30, पूरा 30 मिलियन। तभी एक डायरेक्टर उत्साह से कमरे में घुसता है, सर, ये बड़ा प्रोजेक्ट मैं। लेकिन बॉस उसे रोक देता है, नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं खुद लूंगा। फिर वो एमसी की तरफ मुड़कर पूछता है, इतना पैसा क्यों लगाना चाहते हो? इतने में तो नया मैंशन खरीद लोगे। एमसी एक रोड पेपर आगे बढ़ाता है, इसमें पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। मिस्टर जाओ ड्राइंग खोलता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, तुम बंकर बना रहे हो क्या? गैविन ठंडे दिमाग से बोलता है, बजट और भी बढ़ सकता है, बस एक शर्त है, काम 15 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। बॉस माथा पकड़कर, यह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा अपोकलिप्स वाला वॉर बंकर लग रहा है। गैविन बिना पलक झपकाए, हाँ अपोकलिप्स के लिए ही है, और सीधा ऑफर, 20 मिलियन एडवांस दे देता हूं। मिस्टर जाओ की आंखों में चमक, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं अपनी पूरी टीम झोंक दूंगा, टाइम पर काम खत्म होगा। मोटू दोस्त का दिमाग घूम जाता है, भाई 35 मिलियन उड़ा रहा है, पागल हो गया है क्या? एमसी हल्की मुस्कान के साथ, जल्द ही पैसे की कोई कीमत नहीं बचेगी। दोस्त हक्का बक्का, इतना पैसा आया कहां से? एमसी, 10 मिलियन का लोन लिया है। दोस्त मन ही मन भगवान से, हे भगवान, ये अपोकलिप्स वाली बात सच ही निकले। तभी एक्स गर्लफ्रेंड एंट्री मारती है, ताने मारते हुए, तो कितना खर्च किया अटेंशन पाने के लिए? गैविन चिढ़कर, तुमसे कोई मतलब नहीं है और मुझे किसी का अटेंशन नहीं चाहिए। मां घमंड से, मेरी बेटी ने 1 मिलियन खर्च किए हैं, असली स्टेटस यह होता है। तभी मोटू दोस्त बम फोड़ देता है, गैविन ने 35 मिलियन लगाए हैं। मां बेटी ठहाके मारकर हंस पड़ती है, वाह क्या जोक मारा है। एमसी मुस्कुराकर चैलेंज देता है, अगर यह सच निकला तो मुझे डैडी बुलाओगी, ठीक? एक्स ताना मारती है, मैंने तो घर 3 मिलियन में बेचा था और ये 35 मिलियन उड़ा रहा है, पूरा बेवकूफ है। मां भी कूद पड़ती है, अगर सच में इतना पैसा फेंका है तो मैं भी इसे डैडी बोलूंगी। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है, सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट रह गया। मां मौका देखकर कागज छीन लेती है, चलो आज इसका झूठ पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही अमाउंट देखती है, उसका चेहरा उड़ जाता है। लाल बाल लड़की हंसते हुए, क्या हुआ, इतनी छोटी रकम है कि बोल नहीं पा रही? मां कांपती आवाज में, ये सच में 35 मिलियन है। अब वो घबरा कर चिल्लाती है, ये सब नकली कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रामा कर रहा है। कर्मचारी तुरंत बोलता है, मैडम, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, बॉस के साइन के साथ। एमसी ठंडे अंदाज में, तो अब डैडी बोलो। बूढ़ी औरत मुकर जाती है, मैं नहीं बोलूंगी। बस एमसी का सब्र खत्म, एक जोरदार थप्पड़। मोटू दोस्त पीछे से, वाह भाई, मजा आ गया। एमसी, चलो निकलते हैं।
जेनिया गुस्से से कांपते हुए, तू इसकी कीमत चुकाएगा, बहुत भारी पड़ेगा ये सब। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त उस मेंशन पर पहुंचते हैं जो एमसी ने अपोकलिप्स के लिए किराए पर लिया था। मोटू दोस्त अब भी पूरी तरह कंफ्यूज। भाई, ये सब चल क्या रहा है? मोटू दोस्त परेशान होकर पूछता है, भाई तू वापस क्यों आया? अब क्या प्लान है? एमसी शांत लहजे में, अब मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि अपोकलिप्स सच्ची है। दोस्त माथा पकड़ लेता है, भाई तू सच में पागल हो गया है। बाहर यानियल ठंड से कांपते हुए, 2 घंटे हो गए या कुछ हुआ ही नहीं। एमसी फोन देखकर मुस्कुराता है, बस टाइम हो गया है। तभी आसमान में एक चमकता हुआ टूटता तारा दौड़ता हुआ दिखता है। गैविन चमकते चेहरे से, आ गया, आखिर आ गया। यानियल घबराकर, अरे भाई ये तो नॉर्मल शूटिंग स्टार लगता है। गैविन, असली अपोकलिप्स आधे महीने में आएगी, लेकिन इसके संकेत ठंड, तारे, एनर्जी पहले ही दिखते हैं। मोटू दोस्त डरकर चीखता है, भाई तारा सीधा हमारी तरफ आ रहा है। एमसी के भीतर बिजली सी दौड़ती है। ऐसे तारे अबिलिटीज देते हैं। पहली जिंदगी में भी यही तारा यहां गिरा था, बस उसे एक चोर उठा ले गया था। यानेल पसीने में, भागो, यह हमें मार देगा। लेकिन एमसी मुस्कुराता है, ये मेरा मौका है। दोस्त चीखता है, पागल, मरना है क्या? गैविन दोनों हाथ फैलाता है और तारे की रोशनी उसे पूरी तरह निगल जाती है। मोटू दोस्त दहशत में, भाई गया, खत्म, सब खत्म। तभी अचानक रोशनी के बीच से गैविन बाहर आता है, एक दमदार पावरफुल ऑरा के साथ। मेरी बॉडी की सारी एट्रीब्यूट्स 5 गुना बढ़ गई है। वो मुड़कर दोस्त से पूछता है, अब यकीन आया? यानिल हकलाते हुए, तू मर गया था ने? एमसी, जिंदा हो, और अब एबिलिटी वाला भी। दोस्त फिर भी अड़ा, मुझे तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा। गैविन मुस्कुराता है, अच्छा। वो मोटू दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है और 220 पाउंड 100 किलो से ज्यादा का मोटू एक हाथ से उठा लेता है। यानियल की आंखें फटी की फटी, ये कैसे? गैविन, अब आया विश्वास? फिर वो उसे छत के किनारे ले जाता है। मोटू दोस्त डर के मारे कांपने लगता है, भाई प्लीज प्लीज मत कर। गैविन सीरियस फेस, नीचे जाने के लिए रेडी? और सीधा 33 फीट की छत से कूद जाता है, दोनों को साथ लेकर। दोनों बिल्कुल सही सलामत जमीन पर उतरते हैं। मोटू दोस्त आंखें खोलता है, मैं जिंदा हूं? गैविन पूछता है, अब तो मानता है? दोस्त हाथ जोड़ता है, भाई अब कुछ मत दिखा, मैं सब मान गया। उधर बगल वाले मेंशन में लाल बाल लड़की की मां खिड़की से देख रही होती है। वो बाहर क्या कर रहे थे? जीनिया ताना मारती है, टूटता तारा देखा, काश वो मेरे एक्स के सिर पर गिरता। वो मुस्कुराकर जोड़ती है, जैक लौटते ही एमसी की ऐसी तैसी कर देगा। तभी डोरबेल बजती है। मां खुशी से दौड़कर दरवाजा खोलती है और सामने सुनहरे बालों वाला आदमी खड़ा है। लड़का गुस्से में दरवाजे पर खड़ा होकर पूछता है, जीनिया कहाँ है? लाल बाल लड़की एकदम फिल्मी अंदाज में दौड़ती हुई आती है, हाथ हिलाती हुई, जैक। जैक उसे पकड़कर कसकर गले लगा लेता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था बेबी। मां बगल में खड़ी अजीब सा महसूस करती है, लेकिन जैक चिढ़कर बोलता है, आंटी प्लीज थोड़ा स्पेस दीजिए। लड़की मौके का फायदा उठाकर बोलती है, जैक पता है गैविन भी इसी एरिया में शिफ्ट हो गया है। जैक का दिमाग फट जाता है, क्या? उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? मां भी आग में घी डालते हुए, हाँ बेटा, वो हमारी बेटी के पीछे आया है। जैक तमतमाकर फोन उठाता है, आज उसे इतना पछताऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो एक आदमी को कॉल करता है, ब्याओ, मैं जैक बोल रहा हूं। रिंग में एक बॉक्सर एक प्लेबॉय से बात कर रहा होता है। जैक डील रखता है, 200,000 युआन, एक बंदे को सबक सिखाना है। ब्याओ हंसकर, 2 घंटे में काम खत्म। रिंग में बॉक्सर कहता है, चल जल्दी निपटाना पड़ेगा, काम पर जाना है। दूसरा लड़ाका चिढ़कर, कितना घमंडी है रे तू। लेकिन बॉक्सर एक सटीक मुक्का ठोकता है और चैंपियन वही ढेर। भीड़ चिल्लाती है, नया बॉक्सिंग किंग, नया किंग। एमसी आइस एज के शुरुआती फेज समझा रहा होता है। मोटू दोस्त दुखी होकर, यार इंसानियत का तो डूबना तय है। गैविन मुस्कुराए, तो अब क्या करोगे? यानियल एकदम सैनिक मोड में खड़ा होता है, जो तू बोलेगा वही करूंगा, बिना सवाल। एमसी हंसकर, तो जा, जैसा तूने बोला था, अपने बाप को बेच दे। दोस्त शर्मिंदा, भाई वो अपोकलिप्स की बात कभी नहीं मानेगा। गैविन, जल्द ही पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सिर्फ सामान और तैयारी चलेगी। मोटू ठान लेता है, ठीक है, घर बर्बाद कर दूंगा, चाहे बाप पिटाई करे। शांत हो जा, कोई आ रहा है। मोटू घबराया, कौन? गैविन, लगता है मेंशन गिरा नहीं, कोई गिराने आया है। बो और उसके गुंडे दरवाजा तोड़ने की तैयारी में। एक गुंडा भारी हथौड़ा उठाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एमसी दरवाजा जोर से खोलता है और हथौड़ा लिए गुंडा सीधा उड़कर बेहोश।
गैविन और मोटू बाहर निकलते हैं। अरे भाई, तुम लोग हो कौन? बो चौंक कर, ये क्या तुम वही फाइटर हो जो? बॉक्सर हैरान होकर पूछता है कि उसने उसका पूरा नाम डॉन हुआबो कैसे लिया। एमसी मुस्कुराकर बताता है कि वो उसे पहले से जानता है। गैविन याद करता है कि अपोकलिप्स में यही लड़ाका बाद में एक बहुत ताकतवर एबिलिटी यूजर बना था। बो बताता है कि जैक ने उसे भेजा है और वो एमसी की हड्डियां तोड़ने आया है। एमसी उसे चुपचाप निकल जाने को कहता है, लेकिन बो गुस्से में हमला कर देता है। गैविन आसानी से उसका वार बच जाता है और बोलता है ये तो बहुत स्लो था। दूसरा अटैक भी बेकार जाता है। तभी एमसी उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। गुंडे दंग रह जाते हैं। उनका बॉस जमीन पर। बो उठते हुए कहता है कि कुछ गड़बड़ है। एमसी पूछता है हार मान ली क्या, लेकिन बॉक्सर फिर भी पीछे हटने से इनकार कर देता है। गैविन हवा में उछलकर उसके ठोड़ी पर एक जोरदार एक मारता है। जमीन पर पड़े बो की सांसें अटक जाती है। अब काफी है? वो हाफते हुए पूछता है, लेकिन फिर भी बॉक्सर हार नहीं मानता। एमसी को उसका ये जज्बा दिलचस्प लगता है और वो एक डील ऑफर करता है। मैं तुम्हारी बहन की जान बचा दूंगा, बदले में एक काम करना होगा। वो सदमे में पूछता है, तुम्हें मेरी बहन की बीमारी के बारे में कैसे पता? गैविन बताता है कि उसे पता है उसकी बहन टर्मिनल बीमारी से जूझ रही है और वो इसी इलाज के लिए लड़ रहा है। बो की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। क्या क्या तुम सच में उसे बचा सकते हो? गैविन आत्मविश्वास से बोलता है, इस दुनिया में सिर्फ मैं कर सकता हूं। बो तुरंत घुटने टेक देता है। मुझे मिशन दो। मिशन जैक को सबक सिखाना और उससे जितना पैसा निकल सके निकालना। बो चुपचाप हामी भरता है और अपने आदमियों को साथ आने का आदेश देता है। एक गुंडा पूछता है, बॉस आप इसे सच में मान गए? बो गहरी सांस लेकर कहता है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। दूसरी तरफ जैक अपने महल जैसी हवेली में रिलैक्स है। सोच रहा है कि गैविन तो अब अस्पताल में पड़ा होगा। वो ज़ैनिया के साथ मजे कर रहा होता है कि तभी ऊपर से धड़ाम एक जबरदस्त आवाज आती है। मां छिड़कर दरवाजा खोलती है। बाहर बो और उसके गुंडे खड़े हैं। वो पूछती है, कौन हो तुम? बो का सब्र टूट जाता है। वो उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। औरत चीखती है, बदतमीज, ये क्या हरकत है? बो गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। नीचे की तरफ जैक और ज़ैनिया भागते हुए आते हैं। जैक अकड़ कर पूछता है, काम हो गया ना? ठीक से किया ना? और फिर वो बो को एक कार्ड बढ़ाता है। जैक घमंड से 2 लाख रुपए का कार्ड आगे बढ़ाता है। ये लो, गंदा काम करने की पेमेंट। लेकिन बो कार्ड लेने की बजाय सीधे उसके पेट में जोरदार मुक्का मार देता है। जैक दर्द से दोहरा हो जाता है। हैरान होकर चिल्लाता है, ए क्या कर रहा है तू? मैं ही तो तुझे हायर किया है। बो उंगली जैक की तरफ तानता है और अपने आदमियों को आदेश देता है, इसको बिना दया के ठोक दो। उसके सारे गुंडे टूट पड़ते हैं। जैक फर्श पर गिरकर लात घूंसे खाता है। डरा हुआ प्लेबॉय अपने अमीर खानदान का रौब झाड़ने की कोशिश करता है। मेरे पापा का नाम पता है? तुम बर्बाद हो जाओगे। बो हाथ उठाकर अपने आदमियों को रोकने का इशारा करता है। जैक को लगता है उसकी धमकी चल गई। वो अकड़ कर कहता है, बस समझ गए ना, गलती की तुमने। तभी बो ठंडे चेहरे से बोलता है, मेरे नए बॉस ने कहा है इसे टांग दो और पिटाई जारी रखो। ये सुनते ही जैक का रंग उड़ जाता है। क्या क्या तुम पागल हो गए हो क्या? गुंडे उसे पकड़कर घसीटते हैं। जैक डरते डरते सोचता है, ये नया बॉस कहीं गैविन तो नहीं? बो उसे रस्सी से टांग देता है। डर के मारे जैक चीखता है, मेरा ट्रांसफर लिमिट 10 मिलियन है, बस छोड़ दो। बो तुरंत आदेश देता है, चलो 10 मिलियन ट्रांसफर करो अभी के अभी। दूसरी तरफ एमसी के मोटे दोस्त ने उसे फोन पर एक मैसेज दिखाया, यार क्लास का ट्रेनिंग सेशन है। एमसी पहले ही बोल देता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ट्रेनिंग नॉर्थ न्यू सिटी के पास है, वो तुरंत फैसला बदल देता है। ठीक है, मैं चलूंगा। उसी वक्त फोन बजता है। लाइन पर बो है। बो उत्साहित होकर बताता है, बॉस जैक से पूरे 10 मिलियन मिल गए। सीन कट होता है। वो रिजल्ट चेक करने जाता है ताकि और सामान खरीद सके। लेकिन जैसे ही लॉटरी टिकट चेक करता है, उसे झटका लग जाता है। उसकी लॉटरी नहीं निकली। वो बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह सोचता है, फिर खुद ही मान लेता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया में और कुछ तो बदला नहीं। उसे समझ आता है कि अब सप्लाई के लिए पैसे जुटाने का दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अगली सुबह सारे स्टूडेंट कॉलेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। अचानक से वही 2 गोल्ड डिगर लड़कियां आ धमकती हैं। उनमें से एक पूछती है, तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वापस मुंह दिखाने आ गए? गैविन पलटकर बोल देता है, क्यों, आने में क्या दिक्कत है? चश्मे वाली लड़की अकड़कर कहती है,
कि उनको वो बिल भरने के लिए पूरा 1 महीना मरना पड़ा। गैविन आराम से पूछता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? लड़की उसे रिझाने की कोशिश करती है, अगर तुम हमारा कर्ज चुका दो, हम कुछ भी कर देंगे। बैंगनी बालों वाली भी बीच में कूद जाती है, एक रात बस 20,000। लेकिन एमसी उल्टा चाल चलता है, वो उनसे ही 400 उधार मांग लेता है। दोनों तमतमा जाती है। तभी यानियल आता है। एमसी पूछता है, तेरी आंखें सूजी सूजी क्यों है? दोस्त बताता है कि पिता को अपोकलिप्स के बारे में मनाने की कोशिश में इतना रोया कि हालत ही खराब हो गई। एमसी उत्साहित होकर पूछता है, तो प्लान काम कर गया? दोस्त दुखी होकर कहता है, नहीं, पूरे घंटे मुझे इग्नोर किया, फिर अच्छी खासी धुनाई कर दी। गैविन उसे दिलासा देता है, हार मत मान, मुझे भी अपोकलिप्स पर यकीन करने में टाइम लगा था। अचानक प्रोफेसर आता है और सबको बस में चढ़ने को कहता है। बस में एमसी अपने दोस्त के पास बैठता है। दोस्त कहता है, पानी है, बड़ा प्यास लग रही है। गैविन कहता है, नहीं लाया यार, बोतल ही भूल गया। तभी बगल में बैठी लड़की एमसी को पानी की बोतल ऑफर कर देती है। एमसी थैंक्स कहकर सीधे यानियल को दे देता है। लड़की उसे उसके ब्रेकअप पर सांत्वना देती है। उम्मीद है तुम जल्द मूव ऑन कर जाओगे। एमसी हंसकर कहता है, मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो खुश हूं कि उसने अपनी असली औकात दिखा दी। लड़की बताती है कि उसने सुना है जीनिया एक गोल्ड डिगर है और वो चाहे तो मदद कर सकती है। लेकिन गैविन मना कर देता है, तुम्हारे घर की हालत पहले ही ठीक नहीं। ये देखकर मोटा दोस्त समझ जाता है कि इनके बीच कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन एमसी तुरंत कह देता है, चुप, किसी को मत बताना। कुछ देर बाद बस रुकती है। काउंसलर उतरने के लिए कहता है। काउंसलर इंटर्नशिप की पोस्ट्स अनाउंस करता है। वो बताता है कि इंटर्नशिप 3 फ्लोर में बनती है। पहला फ्लोर सबसे घटिया। वो तीसरे फ्लोर के नाम पढ़ना शुरू करता है। दोनों गोल्ड डिगर लड़कियां खुश होकर चिल्लाती हैं, क्योंकि उन्हें वही मिला जो हंटर ने प्रॉमिस किया था। उनमें से एक पूछती है, अब मैं अपना वादा कैसे पूरा करूं? दोनों की नजर बस वाली लड़की पर जाती है और बैंगनी बालों वाली कहती है, कोई कोई बिल्कुल परफेक्ट है। वो तो गांव की है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, और वैसे भी वहां इसे टैबू माना जाता है। काउंसलर दूसरी मंजिल के नाम पढ़ता है। यानियल झुंझला जाता है, उसका नाम अब तक नहीं आया। आखिर में प्रोफेसर कहता है, बाकी के 3 लोग पहले फ्लोर पर जाएंगे। कोई बड़बड़ाता है, पहले फ्लोर में तो सीखने लायक कुछ है ही नहीं। ऊपर के स्टूडेंट उन्हें चिढ़ाते हैं, यानियल इन टूटे फूटे लोगों के साथ कैसे आ गया? एमसी गुस्से में जाकर काउंसलर से पूछता है, यह फैसला किस बेसिस पर लिया गया? आदमी बोलता है, स्कूल का फेयर डिसीजन है, ज्यादा मत बोलो। गैविन सीधा ताना मारता है, फेयर नहीं, झूठ और बेहयाई है ये। प्रोफेसर भड़क कर धमकी देता है, बहुत बोले तो स्कूल से निकाल दूंगा। अमीर गरीब सबको साथ रखना ही फैन है। मोटा दोस्त फट जाता है, ये तो मेरे पापा से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। काउंसलर पकड़ा जाता है और गुस्से में मोटे दोस्त को बदतमीज कहता है। यानियल फोन निकाल कर कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, तुम लोग हद पार कर रहे हो, प्रोफेसर की बेइज्जती कर रहे हो। दोनों गोल्ड डिगर्स भी करप्ट प्रोफेसर का सपोर्ट करती है। ये सब बेवकूफ है, इन्होंने इंटर्नशिप मिलने लायक कुछ किया ही नहीं। एमसी तंग आकर कहता है, ज्यादा मत उछल, चुप हो जाओ। बदमाश लड़का उल्टा बोलता है, चुप मैं रहूं? जेनिया के जाने के बाद दिमाग खराब हो गया है क्या? एमसी बिना सोचे सीधा घूसा उसके मुंह पर दे मारता है। लड़का फिर से झपटता है, लेकिन गैविन बड़ी आसानी से उसका वार रोक लेता है। बदमाश दंग रह जाता है। गैविन उसे 2 जोरदार चांटे मारता है। बोला था ना, दफा हो जा। डरा सहमा बदमाश प्रोफेसर की ओर दौड़कर चिल्लाता है, सर, ये पागल हो गया है। एमसी फिर एक पंच झड़कर कहता है, सुना नहीं क्या? काउंसलर गुस्से गुस्से में माफी मांगने लगता है, लेकिन गैविन पलटकर उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त खुशी से बोलता है, भाई अब सुकून आया। काउंसलर धमकी देता है, तुम्हें इंटर्नशिप से निकाल दूंगा। गैविन हुक मारते हुए कहता है, निकाल दे, क्या कर लेगा? दोनों जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। एमसी अपने दोस्त से कहता है, चलो यहां से निकलते हैं। यानियल चिंता से पूछता है, पर कोई कोई का क्या होगा? एमसी लड़की को कहता है, तुम हमारे साथ चलो। वो झेप जाती है और पीछे हटती है। तभी गोल्ड डिगर लड़कियां बीच में कूदकर बोलती हैं। गोल्ड डिगर लड़कियां कहती है कि वो उसका ध्यान रख लेंगी और प्रोफेसर सिर्फ गैविन को निकालना चाहता है। वे कोई कोई को बहकाने लगती है, एमसी के साथ गई तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई कोई उदास होकर एमसी को अलविदा कहती है और बोलती है, सावधान रहना। गैविन अपने दोस्त से कहता है, चल अब असली काम शुरू करते हैं। वे एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचते हैं। दोस्त बताता है, ये पूरे राज्य का सबसे बड़ा पार्क है। यानियल घबराकर पूछता है, क्या तुम लोग यहीं से सप्लाई लेने वाले हो? अंदर घुसना तो नामुमकिन है।
तभी एमसी की नजर एक हायरिंग बोर्ड पर पड़ती है। वो अपने दोस्त को बुलाता है और भर्तीकर्ता से पूछता है, भैया यहां नई भर्तियां हो रही हैं क्या? आदमी अकड़कर बोलता है, सिर्फ लड़कियां चाहिए, लड़के नहीं। मोटा दोस्त डर कर पूछता है, अब क्या करें भाई? एमसी को एक आइडिया आता है, कोई कोई को फोन करो अभी। उधर इंटर्नशिप ऑफिस में सब मेहनत से काम कर रहे होते हैं। चश्मे वाली लड़की बताती है, हंटर का फोन आया था, मिस्टर यान को तुरंत एक लड़की चाहिए। दोनों एक शातिर मुस्कान के साथ तय करती है कि कौन परफेक्ट रहेगी। वे एक खुश मिजाज लड़की की टेबल पर पहुंचकर पूछती है, कैसी हो? लड़की मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छा, यहां वो सीख रही हूं जो कॉलेज में कभी नहीं मिला। एक ताना मारती है, हाँ हाँ यही तो सहकर्मी करते हैं। बैंगनी बालों वाली पूछती है, कभी बॉयफ्रेंड रहा है? वो धीरे से कहती है, नहीं। चश्मे वाली बहुत उत्साहित होकर कहती है, हम तेरी सेटिंग करा देते हैं। लड़की मना करती है, ना नहीं, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं। लेकिन दोनों जिद करती हैं, अरे अमीर बॉयफ्रेंड होगा तो पैसे भी आएंगे। बिना उसे मौका दिए उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। वे एक लग्जरी कमर्शियल बिल्डिंग में पहुंचती है। कुई कुई भागने की कोशिश करती है, पर दोनों कहती हैं, आ गए, और वो आदमी बहुत अच्छा है। वे कमरे में दाखिल होती है। अंदर एक बूढ़ा जेंटलमैन बैठा होता है, मिस्टर जांग। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, लड़की तो बहुत सीधी सादी लग रही है। बैंगनी बालों वाली कुई कुई को आगे ढकेलती है, ये है इसका नया बॉयफ्रेंड। बूढ़ा आदमी खुश होकर उन्हें 3,000 युआन पकड़ाता रहे। गोल्ड डिगर दोनों मुस्कुराकर कहती है, इंजॉय करो, हम चलते हैं। कुई कुई विनती करती है, पर वे दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। बूढ़ा आदमी उसे और पैसे देकर फुसलाने लगता है। कुई कुई घबरा जाती है और पीछे हटकर धमकाती है। कुई कुई चिल्लाती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फंसा हुआ जैंग हंसकर कहता है, यहां के सारे गार्ड मेरे ही आदमी हैं। कोने में सिमटी कुई कुई हाथ जोड़कर कहती है, मुझे जाने दो प्लीज। बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर उसका फोन गिरा देता है और कहता है, आज तक यहां से कोई लड़की सही सलामत नहीं गई। तभी जमीन पर पड़ा फोन बजने लगता है, एमसी का कॉल। हर लॉजिस्टिक्स पार्क में एमसी फोन वाइब्रेट होते देखता है। वो कॉल उठाकर पूछता है, क्या हुआ, बोलो। लेकिन उधर बूढ़ा आदमी फोन को कुचल देता है। फिर वो लड़की से कहता है, अपनी किस्मत मान ले, मैं तुझे बहुत कामयाब बनाने वाला हूं। वो तुरंत फैसला करता है, कोई कोई मुसीबत में है, अभी वापस चलते हैं। इधर कोई कोई खुद को बचाने के लिए फूलदान उस घटिया बूढ़े पर दे मारती है। गुस्से में पागल होकर वो चिल्लाता है, तुझे समझ नहीं आता, तेरे लिए क्या अच्छा है? और फिर वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। कोई कोई जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड एमसी और उसके दोस्त को रोकता है। कहां जा रहे हो? मोटा दोस्त रौब झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पहचानता तक नहीं। एमसी का सब्र टूट जाता है। वो गार्ड को धक्का देकर कहता है, हट साइड में। गैविन बताता है, कोई तीसरे फ्लोर पर है, सीधे वही जा रहे हैं। गार्ड रोकने की कोशिश करता है, मिस्टर जैंग को अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एमसी ताना मारता है, मैं ही उसका बाप हूं, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। गार्ड चौंककर कहता है, इतनी छोटी उम्र में उसका बाप कैसे हो सकता है? तभी उसे शक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। घबराकर वो बैकअप बुलाता है, इंट्रूडर्स आ गए हैं। एमसी आखिरकार तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे वही 2 गोल्ड डिगर लड़कियां दिखती हैं। वो हैरान होकर पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एमसी सख्ती से पूछता है, कोई कहाँ है? बैंगनी बालों वाली अकड़ कर बोलती है, वो इंटर्न नहीं है, तुम्हें पूछने का हक नहीं। गैविन डरावनी आवाज में दोबारा पूछता है, कोई कहाँ है? लड़की फिर घमंड से कहती है, यहां तमाशा करने की जगह नहीं है। बस अब एमसी का गुस्सा फट पड़ता है। वो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। एमसी का थप्पड़ इतना जोरदार था कि बैंगनी बालों वाली जमीन पर गिर जाती है। चश्मे वाली सहेली गुस्से से चीखती है, तूने मेरी दोस्त पर हाथ उठा दिया। पर इससे पहले वो कुछ कर सके, गैविन उसे भी धड़ाम से थप्पड़ मार देता है और वो भी जमीन पर थम से गिरती है। दोनों जमीन पर पड़ी कांप रही हैं। गैविन तीसरी बार गरज कर पूछता है, कोई कहाँ है? डरी हुई लड़की कांपते हाथ से एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। वो मिस्टर जियांग के ऑफिस में है। बैंगनी बालों वाली बुदबुदाती है, बॉस बहुत बिजी है, अंदर मत जाना। लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरा जोर लगाकर दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। अंदर कोई चीख रही होती है, बचाओ, कोई बचाओ। और वो घटिया बूढ़ा चिल्लाता है, बाहर निकलो, ये मेरा कमरा है। गैविन ठंडी आवाज में कहता है,
अभी के अभी निकल, बूढ़ा झल्लाकर कहता है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? एमसी बिना डरे उसका हाथ पकड़ता है और उंगली को इतना मोड़ता है कि बूढ़ा दर्द से चीख पड़ता है। बौखलाकर वो चिल्लाता है, गार्ड, इन दोनों को बाहर फेंको। गैविन गुस्से से तमतमाकर उसे जोरदार किक मारता है, सीधा चेहरे पर। बूढ़ा धड़ाम से गिर जाता है। फिर वो कोई कोई की तरफ मुड़कर पूछता है, तू ठीक है? कोई कोई कांपते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। अभी सिक्योरिटी गार्डों की फौज पहुंचती है। यहां लड़ाई कौन कर रहा है? बूढ़ा लड़खड़ाते हुए उठता है और चिल्लाता है, इन्हें मार डालो, दोनों को। गोल्ड डिगर लड़कियां खुश होकर कहती है, अब इनकी अच्छे से धुनाई होगी। लेकिन अगला ही पल एक गार्ड हवा में उड़कर सीधा उन्हीं दोनों पर गिरता है। फिर धड़ाधड़ कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। दोनों लड़कियां स्तब्ध होकर सब देख रही होती है। बूढ़ा बॉस कांपते हुए डर के मारे बोलता है, तब तुम लोग अब और क्या चाहते हो? गैविन ठंडी सांस लेकर बोलता है, बस इतना कि तू दोबारा किसी लड़की के बारे में सोच भी न सके। और फिर वो बूढ़े की कमर से नीचे इतनी जोर की किक मारता है कि उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। जान वही ढेर हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म। एमसी मुड़कर दोनों गोल्ड डिगर लड़कियों को देखता है। वो डर के मारे दांत किटकिटाने लगती है। बैंगनी बाले वाली बचने की कोशिश में कहती है, तुम लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। एमसी उनकी दलीलें अनसुनी करता है। चश्मे वाली को एक तगड़ा थप्पड़ पड़ता है। फिर बैंगनी बालों वाली पर भी एक जोरदार चाटा और सख्त लहजे में चेतावनी देता है, अगर फिर कभी किसी मासूम के साथ ऐसी हरकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। एमसी गुस्से से कहता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी स्टाफ में है। फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है, चलो निकलते हैं यहां से। दोनों गोल्ड डिगर लड़कियां फर्श पर टूटी पड़ी रह जाती हैं। उधर एक गोल्ड डिगर बॉस की तरफ बढ़कर बोलती है, सर मैं पुलिस को कॉल। पर बूढ़ा गुस्से में उसी की थप्पड़ से धुलाई कर देता है और दांत पीसते हुए कहता है, चुप, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिर वो फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और गुर्राता है, उस लड़के को खत्म कर दो। बाहर एक आदमी एमसी को शुक्रिया कहता है। एमसी हल्का मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं भाई, अब आगे क्या सोच रहा है? क्वाई दुखी होकर कहती है कि उसकी इंटर्नशिप चली गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि नौकरी कहाँ ढूंढे। एमसी तुरंत कहता है, मैं दिलवा दूंगा नौकरी। क्वाई की आंखें चमक उठती है, सच में? आप मेरे लिए जॉब? तीनों वापस उसी लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। क्वाई हैरान होकर पूछती है, क्या क्या मैं सच में यही काम करूंगी? एमसी कहता है, हाँ, क्यों नहीं। वो हकलाते हुए बताती है कि यह एक वेयरहाउस मैनेजर की जॉब है और उसने फाइनेंस में डिग्री ली है। गैविन मुस्कुराकर कहता है, हर काम की इज्जत होती है, तू चाहे तो कहीं भी चमक सकती है। रिक्रूटर चिढ़कर बोलता है, लेना है तो लो, टाइम खत्म हो रहा है। गैविन इशारा करता है, अप्लाई कर दे, और क्वाई हिम्मत करके जॉब ले लेती है। एमसी विदा लेते हुए कहता है, कुछ दिन बाद आकर देखूंगा कैसी हो। यानील मजाक में बोलता है, फाइनेंस पढ़कर सिक्योरिटी जॉब? पागल है क्या? एमसी मुस्कुराकर कहता है, यही तो उसकी सादगी है जो उसे ये मौका दिलाया। तीनों पार्क से निकलते हैं। चटाक, एमसी के सिर पर किसी ने गन रख दी। पीछे से आवाज आती है, हिलो मत, मिस्टर लो के आदमी हैं हम। दोनों दोस्त हाथ उठा देते हैं। गुंडा ठंडे लहजे में कहता है, 3 दिन पूरे हो गए, अब तुम लोग हमारे बॉस की मिल्कियत हो। यानिल झुंझलाकर बोलता है, यार क्या सच में इनके साथ जाना पड़ेगा? 1 सेकंड में खत्म कर दो। एमसी शांति से कहता है, चलो असली खेल अब शुरू होगा। त्यागा हुआ वेयरहाउस वे एक पुराने सुनसान वेयरहाउस ले जाए जाते हैं। एक गुंडा वैन का दरवाजा खोलकर गुर्राता है, उतर जाओ। डरपोक मोटा आदमी फुसफुसाता है, ये उपनगरों का अबंडेंट फैक्ट्री है। गुंडे की चिढ़ बढ़ जाती है, बहुत हो गया, अंदर चलो। एमसी का जानलेवा उलटवार अचानक। एमसी घूमकर एकदम फिल्मी अंदाज में उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। बिना 1 सेकंड गंवाए ढाई गोली सीधी गुंडे के माथे के बीचों बीच लगती है। वो वही ढेर। बाकी गुंडे दहशत में हथियार निकालते हैं, लेकिन एमसी की स्पीड सब पर भारी पड़ती है। वो एक एक कर हर गुंडे को सटीक निशानों से गिरा देता है। मोटा आदमी हैरान रह जाता है, भाई ये इंसान है या कोई स्पेशल फोर्स? मोटा लड़का दंग रहकर कहता है, भाई तू तो एकदम एलीट मार्क्समैन निकला। एमसी मुस्कुराकर यानियल को गोलियों की एक मैगजीन थमाता है, ले, जरूरत पड़े तो खुद को बचा लेना। वो याद करता है कि अपोकलिप्स में उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, वो सिर्फ गन फायर से ही बचा था। यानियल बंदूक अजीब तरह से पकड़ते हुए हकलाता है, भाई मुझे चलानी नहीं आती। एमसी पूछता है, पबजी, सीओडी, फ्री फायर खेलता है? यानियल सीना चौड़ा कर कहता है, प्रो प्लेयर हूं मैं।
गैवी हंसकर बोलता है, तो गेम समझकर ही चला। बस एक वेयरहाउस में बड़ा सा ट्रक खड़ा है, लोग माल उतार रहे हैं। ट्रक देखकर यानियल चौंक जाता है। यह तो जी बायोटेक का लोगो है, दुनिया की टॉप 3 बायो कॉर्पोरेशन में से एक। एमसी शांत स्वर में कहता है, मेरी पिछली जिंदगी में जी बायोटेक को मानवता का उद्धारक माना जाता था, पर आजकल मुझे लगता है कि यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। तभी 2 मिलिट्री यूनिफॉर्म में गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। हे हु आर? धड़ाम। एमसी 2 ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। दोनों गार्ड वहीं ढेर। वो एक बॉडी से आईडी कार्ड उठाकर देखता है। हाँ, ये जी बायोटेक के ही कर्मचारी थे। अंदर एक गोरे बालों वाली बिजनेस वुमन मिस्टर लो से बात कर रही है। वो मुस्कुराकर कहती है, आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। जीवा बायोटेक आपके भेजे फ्रेश पार्ट्स से बहुत संतुष्ट है। मिस्टर लो गर्व से कहता है, हमेशा की तरह सम्मान हमारा है। 2 और फ्रेश लिविंग पार्ट्स आ रहे हैं, 6 का पूरा सेट हो जाएगा। उसी वक्त वो मुड़ता है और देखता है एमसी और यानियल दरवाजे पर खड़े हैं। मिस्टर लो हंसकर कहता है, लो, ये रहे हमारे फाइनल 2 हिस्से, जिंदा ही आ गए। खुश? जीवा बायोटेक की महिला चौंककर पूछती है, लेकिन पार्ट्स के पास गन्स क्यों है? मिस्टर लो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ बोल पाए उससे पहले धाएं, एमसी की गोली सीधे मिस्टर लो के घुटने में लगती है। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। वो अपने गुंडों को चिल्लाकर आदेश देता है, पकड़ो इन्हें। लेकिन एमसी पहले से तैयार। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। एक एक कर सारे गुंडे गिरते जाते हैं। गोरे बालों वाली महिला उसकी एक्यूरेसी देखकर चकित रह जाती है। जमीन पर पड़े मिस्टर लो फिर गुर्राता है, इतने सालों में मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इनको कुचल दो, अब इनके अंग भी नहीं चाहिए। एमसी घातक सटीकता से एक एक गुंडे को मिटाता जा रहा है। जीवाई की औरत और बचे हुए गार्ड एमसी की रफ्तार देखकर दंग रह जाते हैं। वे गोलियां चलाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड में ही सारे गुंडे ढेर होकर औरत के पैरों में गिर जाते हैं। पूरा वेयरहाउस लाशों से भर चुका है। गैविन और यानियल 2 बचे हुए लोगों की ओर बढ़ते हैं। जीवाई की औरत कांपते हुए पूछती है, तुम लोग क्या चाहते हो? एमसी बंदूक उसकी ओर घुमाकर तंज कसता है, असली सवाल यह है, तुम यहां चाहती क्या हो? मिस्टर लो चिढ़कर बोलता है, क्या इतनी सी औकात वाले हमारी योजनाएं समझ सकते हैं? एमसी बस इतना सुनते ही सीधे उसके कंधे में गोली दाग देता है। धाए! मिस्टर लो दर्द से घुटने टेक देता है। एमसी ठंडी नजर से कहता है, अब दोबारा बोल, देखता हूं कितनी अकड़ बची। मिस्टर लो खुद को संभालकर गुर्राता है, मुझे डराना आसान नहीं, तुझे नहीं पता तू किससे उलझ रहा है। एमसी यानियल की ओर मुड़कर शांत आवाज में कहता है, इसे मार दे। यानियल हक्का बक्का, क्या क्या? गैविन गंभीर चेहरे से आदेश दोहराता है, जिससे कहा है वही कर। मिस्टर लो मौके का फायदा उठाकर जमीन से गिरी बंदूक उठाता है, अब तुम सब नरक में। धड़ाम! यानियल आंखें बंद कर सीधे गोली चला देता है। गोली मिस्टर लो के माथे में और वहीं खत्म। यानियल घबराकर पीछे हटता है, मैंने सच में किसी को मार दिया। गैविन उसकी ओर देखकर कहता है, तेरे इन कबाड़ लोगों का ज्ञान तेरी औकात के आगे कुछ भी नहीं। औरत सहमी हुई पूछती है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम लोग हो कौन? एमसी हल्की हंसी के साथ, ये जानने की जरूरत नहीं, अगर जिद है तो मुझे डैडी बुला लो। ये सुनकर औरत तिलमिला उठती है, ये बदतमीजी बंद करो। एमसी पर जरा भी असर नहीं, वो बिना चेतावनी सीधे उसकी टांग में गोली मार देता है। वो चीखते हुए गिर पड़ती है। जीवाई की एग्जीक्यूटिव हाफते हुए धमकाती है, तुम्हें अंदाजा है मेरे ऊपर गोली चलाने के क्या परिणाम होंगे? एमसी बिल्कुल अनसुना कर दूसरी टांग में भी गोली मार देता है। धाएं! औरत दर्द से तड़पती है। वो हाथ जोड़कर विनती करती है, मत मारो, मैं सब बताती हूं। वो कांपती आवाज में कहती है, हम लोग लो द्वारा लाए गए इंसानी अंगों से प्रयोग करते हैं। एमसी आंखें सिकोड़कर पूछता है, किस तरह के प्रयोग? वो धीरे धीरे कहती है, मानव विकास, बायो वेपन्स, हम इंसानों का एवोल्यूशन बदल रहे हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब दिखा सकती हूं। एमसी सुनते ही मैंटिस गॉड ऑफ वॉर की यादों में चला जाता है। उसे समझ आता है कि ये प्रयोग अपोकलिप्स से पहले ही शुरू हो चुके थे। जीवाई की औरत दंग, तुम्हें इस गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता? तभी यानियल एक बॉक्स खोलता है और हवा में उसकी चीख गूंजती है, ये पूरा बॉक्स इंसानी अंगों से भरा है। स्थिति हाथ से निकलती देख जीवाई की महिला एमसी को मनाने लगती है, हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम्हें अकल्पनीय दौलत, असीम ताकत, सब मिलेगा। एमसी बिना पलक झपकाए कहता है, दिलचस्पी नहीं। महिला टूटकर गिड़गिड़ाती है, कृपा मुझे जिंदा छोड़ दो। महिला रोते गिड़गिड़ाते कहती है, मैं अभी भी काम आ सकती हूं। गैविन ठंडी आवाज में पूछता है,
कैसे? महिला शर्मनाक अंदाज में बहकाने की कोशिश करती है। मैं अपने मुंह से बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हूं, लेकिन ये सस्ता खेल गैविन पर बिल्कुल नहीं चलता। वो बिना एक सेकंड सोचे सीधे उसके सिर पर गोली दाग देता है। घाय। फिर ठंडी नजर से कहता है, मेरे मुंह से कोई गोली नहीं चलती, फिर भी तो मुझे रोक नहीं सकी। गैविन उसकी लाश की तलाशी लेता है और उसे मिलता है जिवाई बायोटेक हेडक्वार्टर्स का वीआईपी एक्सेस कार्ड। दूसरी तरफ दृश्य कट होता है। मिस्टर जंग तिलमिलाया हुआ है। वो चिल्लाता है, जिवाई बायोटेक में आखिर हुआ क्या है? किसने हिम्मत की? फिर गुस्से में अपनी कुर्सी पटकते हुए, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझसे कुछ नहीं छुपेगा। तभी हंटर अंदर आता है। मिस्टर जंग गुस्से में भरा हंटर को आदेश देता है, गैविन नाम के लड़के को तुरंत खत्म कर दो। हंटर मुस्कुराकर कहता है कि उसका एमसी से भी पुराना हिसाब बाकी है। मिस्टर जंग वादा करता है, कुछ दिनों में मुझे उसका हाथ ला कर दो। मिस्टर जाओ रिपोर्ट देता है, मुख्य स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि टैंक भी नहीं तोड़ पाएगा। अंदर की वेंटिलेशन और अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। एमसी उसकी मेहनत की तारीफ करता है। तभी एक औरत आती है। मैं हूं आंट यू, रेजिडेंस कमेटी से। नए पड़ोसी, वेलकम। गैविन शालीनता से जवाब देता है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, हमारे नेबरहुड समूह में जुड़ जाइए। गैविन जुड़ जाता है। आंटी घर के बाहर पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स देखती है। ये अब नहीं चाहिए होंगे, मैं ले जाऊं? गैविन कहता है, अभी घर में आना ठीक नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। लेकिन आंटी जिद करती है, अभी दे दो, वरना कोई और बेच देगा। एनसी गुस्से में चिल्ला देता है, बस अभी निकलो यहां से। आंटी दंग, ये लड़का बड़ों से ऐसे बात करता है। गैविन बिना भाव के जवाब देता है, अभी निकली या हाथ पावों तोड़ दूं। आंटी बड़बड़ाती हुई चली जाती है। आजकल के बच्चे, देख लेना इसे मैं भी। सीन कट होता है। जैक 5 लाख रुपए एक कातिल गैंग को ऑफर करता है, जिसका लीडर है वन आई ड्रैगन। वन आई ड्रैगन हंसकर कहता है, यंग मास्टर बड़े दिलदार हैं, हम वॉज ड्रैगन ग्रुप वाले कभी सौदा खाली नहीं छोड़ते। वन आई ड्रैगन सिर झुकाकर कहता है, मेरी ड्यूटी है आपकी सेवा करना यंग मास्टर। लेकिन जैक उसे रोकता है, ये बिजनेस नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है। एक ही काम है, गैविन क्लार्क को इस दुनिया से मिटा दो, ऐसा सबूत भी ना बचे कि वो कभी जिंदा था। वन आई ड्रैगन चालाक मुस्कान देकर धीरे से बोलता है, मैं प्रोफेशनल हिटमैन हूं, आपका एमसी आज रात ही गायब हो जाएगा। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। जैसे ही हथियारे निकलते हैं, जैक ठंडी आवाज में कहता है, गैविन को जरा भी अंदाजा नहीं कि मेरे पीछे कितनी ताकत खड़ी है। मैं चाहूं तो एक उंगली से उसका खेल खत्म कर दूं। सीन कट होकर एक हाई एंड लग्जरी होटल पर जाता है। वन आई ड्रैगन का बॉस पूछता है, तुम पक्के हो? गंड जवाब देता है, हाँ बॉस, गैविन आज रात प्रेसिडेंशियल सूट में है। बॉस आदेश देता है, सब चौकन्ने रहो, ये लड़का फिसलने ना पाए, आज ही खत्म होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर एमसी सोफे पर आराम से लेटा है, आधी रात की शांति में कुछ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि जंग के बाद से सब कुछ उसी की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। असली खेल तो 3 दिन बाद शुरू होगा, वही सब डिसाइड होगा। तभी अचानक गैविन को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उधर दरवाजे के बाहर वन आई ड्रैगन बंदूक लिए धीरे धीरे सूट की तरफ बढ़ रहा है। एमसी को इस हलचल का अंदाजा हो जाता है और वह समझ जाता है कि ये जैक के भेजे हुए गुंडे हैं। वो सोचता है, चलो आज इनकी गेम भी खेल ही लेते हैं। इसी बीच हंटर की गैंग भी पहुंच जाती है। एक गुंडा बंदूक को हल्के में ले लेता है, पर हंटर उसे डांट देता है, सावधान रहो, इस गैविन ने पहले भी एक पूरी गैंग को पीटकर लूट लिया था। हंटर का आदमी ट्रैंकुलाइजर गन दिखाकर बोलता है कि इस बार पूरी तैयारी है। हंटर आखिरी हुक्म देता है, गैविन को जिंदा पीटो, उसका एक कान काटो और फोटो मिस्टर जॉन को भेजो। अंदर एमसी मुस्कुराता है, आज का दिन मजेदार होने वाला है, और सारी लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरा होते ही वन आई ड्रैगन समझता है कि टारगेट सो रहा है और अटैक का आदेश देता है। उधर हंटर की गैंग भी यही समझकर हा, दोनों गैंग अंधेरे में आमने सामने पहुंच जाती है, पर किसी को पता नहीं कि सामने दुश्मन नहीं, एक दूसरे हैं। वन आई ड्रैगन एक हल्की सी हलचल पकड़ लेता है और हंटर की परछाई पर बंदूक तान देता है, हिलना मत वरना उड़ जाओगे। हंटर भी भड़क कर बोलता रहे, ओए, ये लाइन तो मैं बोलने वाला था। वन आई ड्रैगन गुस्से में, ये इतना ढीठ कौन है? हंटर, लगता है स्क्रिप्ट पढ़ना भूल गया है। बहस और गालियां बढ़ते ही दोनों तरफ से मारो का आदेश निकलता है, और फिर हर कोई सोच रहा है कि सामने एमसी और उसकी फौज है। दोनों तरफ से चिल्लाहट, टारगेट के पास बहुत बैकअप है।
कवर लेकर मारो। अंदर एमसी कोना पकड़कर हंस रहा है। लो, मूर्खों की लड़ाई शुरू। लड़ाई के बीच वन आई ड्रैगन गलती से लाइट स्विच दबा देता है और जैसे ही लाइट जलती है वो खुशी से चिल्लाता है, सब दुश्मन निपट गए। पर तभी जमीन पर पड़े जख्मी हंटर की आवाज आती है। अरे, तू यहां क्या कर रहा है? वन आई ड्रैगन भी उसे पहचानकर चौंक जाता है। हंटर वॉल्च, गैविन कहाँ है? हंटर चीखता है, मैं भी उसे मारने आया था। वो कहाँ गया? और दोनों को समझ आता है कि वन आई ड्रैगन गुस्से में चिल्लाता है, वो तो कब का यहां से निकल गया होगा। यानियल दौड़कर गैविन को बताता है कि काउंसलर चीचंग ने अपने कॉन्टैक्ट से उसे स्कूल से निकलवा दिया है। गैविन हंसकर कहता है, अरे भाई, अपोकलिप्स में डिग्री किसे चाहिए? यानियल चिढ़कर कहता है कि वो काउंसलर की अकड़ क्लास ग्रुप में नहीं देख पा रहा। एमसी बोलता है, चल इसका इलाज करते हैं। क्लास चैट में काउंसलर चीचंग गैविन की एक्सपल्शन की खबर डालता है। बुली वैंगडा खुशी से उछलता है। काउंसलर खुद भी बेहद घमंडी मैसेज डालता है। तभी गैविन चैट खोलता है, सीरियस चेहरा बनाता है और भेज देता है साथ में मैसेज, काउंसलर चीचंग डोंग, तू पूरा गधा है। काउंसलर गुस्से से पागल हो जाता है। काउंसलर की पोल खुल गई। काउंसलर गुस्से में चिल्लाता है, तू निकम्मा बेरोजगार कचरा है। तभी गैविन पब्लिक में एक मैसेज डाल देता है जिसमें वो चीचंग डोंग का प्रिंसिपल ली की बीवी के साथ लंबे समय से चल रहा अफेयर पूरी डिटेल, कहाँ मिलते थे, क्या क्या करते थे, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज तक का जिक्र। यानियल दंग रह जाता है। भाई, तुझे ये सब कैसे पता? एमसी मुस्कुराता है और कहता है, पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के दौरान हम दोनों स्कूल में फंसे थे। जब इसका जमीर मर गया था तो इसने खुद ही सब कबूल कर लिया था। काउंसलर घबरा जाता है, तुरंत ग्रुप बंद करने का आदेश देता है और धमकी देता है कि कोई भी लीक हुआ तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन यानियल हंसते हुए पूरी चैट का स्क्रीनशॉट सीधे स्कूल फोरम पर डाल देता है। एमसी कहता है, चलो अब निकलते हैं, अभी असली काम बाकी है। यानियल घबराकर पूछता है, मेरे पापा मानेंगे क्या? वो बताता है कि बस एक कदम दूर है मेंटल हॉस्पिटल भेजे जाने से। एमसी भरोसा दिलाता है, पहले ये काम खत्म करते हैं, फिर मैं खुद तेरे पापा से बात करूंगा, वो मान जाएंगे। सीन कट होता है एक अंधेरी डरावनी जगह पर। यानियल पूछता है, यहां क्या होने वाला है? एमसी कहता है, हम पहुंच गए हैं। दोनों एक घर के सामने रुकते हैं। यानियल देखता है, ये तो किसी अमीर आदमी का घर लगता है। अचानक अंदर से आवाज आती है, शराब फिर खत्म हो गई साला। घर के अंदर एक नशे में धुत आदमी चारों तरफ खाली बोतलों के बीच बैठा है। कोने में एक छोटी लड़की पिंजरे में बंद है। वो आदमी गुस्से से लड़की को घूरता है, लेकिन लड़की भी उसे घूर कर जवाब देती है। ये देखकर वो और भड़क जाता है। खाली बोतल उठाकर पिंजरे पर दे मारता है, ऐसे घूरा ना तो आंखें निकाल दूंगा। वो उसे गाली देता है, बेकार बोझ, तेरी वजह से मेरी मां का सारा दहेज पैसा खत्म हो गया। फिर हंसते हुए कहता है, अब घर बेच दूंगा और पहले तुझे बेचूंगा, कम से कम शराब का खर्चा तो निकलेगा। वो पिंजरा खोलता है, लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटता है, चल बाहर। फिर कहता है, मेरी मां ने मुझे शराब लेने से रोका था तो मैंने उसे मार डाला। और धमकी देता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे भी उसी के पास भेज दूंगा। तभी लड़की उसका हाथ काट लेती है। वो और पागल हो जाता है, हाथ उठाता है मारने के लिए, आज तुझे भी तेरी मां के पास भेजता हूं। तभी धड़ाम, घर का दरवाजा लात मारकर टूट जाता है। दरवाजे पर एमसी और यानियल खड़े हैं। आदमी लड़की को पकड़कर पूछता है, तुम लोग कौन हो? गैविन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, क्या लगता है? एमसी बताता है, यह है फेंगयू, एक छोटा मोटा गुंडा जो अपोकलिप्स की शुरुआत में हाइपरस्पेस पावर पाकर लोगों को ट्रांसपोर्ट करके नेशनल हीरो बन गया था। फ्लैशबैक में एमसी याद करता है, फेंगयू सरकार के लिए सप्लाई ले जाता था, पर असलियत उसने सबको धोखा दिया। वो लाखों की सप्लाई लूटकर भाग गया, जिसके चलते 10 लाख लोग भूख और ठंड से मर गए। आखिर में एक बर्फीले राक्षस ने उसे चीर डाला और सारी चोरी की गई सप्लाई कभी नहीं मिली। फ्लैशबैक खत्म। एमसी लड़की को देखकर चौंकता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। फेंगयू उन्हें मानव तस्कर समझ लेता है और लड़की को बेचने की डील डाल देता है, $100 एक्स्ट्रा दे दो, वैसे भी थोड़े दिनों में इसे मार ही देता। यानियल भड़क उठता है, साले जानवर। फेंगयू चकरा जाता है, क्या? यानियल दोबारा चिल्लाता है, तू तो सुअर कुत्ते से भी घटिया है। गुस्से में फेंगयू ताना मारता है, ओह, तो तुम दोनों कोई फरिश्ते हो, तस्कर होकर मुझे नीचा दिखाते हो। यानियल गर्व से जवाब देता है, मैं तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। फेंगयू बोतल उठाकर चीखता है, तुम दोनों की खोपड़ी तोड़ दूंगा। उससे पहले कि वो हमला करे, यानियल ट्रिगर दबा देता है।
गोली सीधा फेंग्यू की टांग में। फेंग्यू दर्द से जमीन पर गिरता है, चिल्लाता हुआ। एमसी मुस्कुराता है, बढ़िया, तेरी एम रोज बेहतर हो रही है। जमीन पर पड़ा फेंग्यू अपनी घायल टांग पकड़कर गुस्से में दहाड़ता है, अबे तुम लोग हो कौन? यानियल गुस्से से गरजता है, तेरे जैसे कमीने को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अचानक लड़की मौका देखकर टूटी बोतल से धड़ाम सीधा फेंग्यू के सिर पर वार कर देती है। एमसी और यानियल दोनों हक्के बक्के, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खून फव्वारे की तरह बहने लगता है। फेंग्यू गुर्राता है, साली तूने हिम्मत कैसे की? लेकिन लड़की रुकती नहीं, वो फिर टूट पड़ती है और बार बार मारती है। जमीन पर पड़ा फेंग्यू घायल तड़पता है, मैं तुझे जिंदा नोच लूंगा। पर लड़की की आंखों में डर नहीं, सिर्फ खून उबलता हुआ गुस्सा। वो दोनों हाथों से टूटी बोतल उठाती है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाती है। फिर शुरू होता है उसका बेरहम बेकाबू हमला। यानियल चिल्लाता है, रुको, वो मर जाएगा। लेकिन एमसी उसे पकड़कर रोक देता है, उसे मत रोक, ये उसके अंदर दबी नफरत का नतीजा है। आज नहीं निकली तो जिंदगी भर सड़ेगी। लड़की तब तक वार करती रहती है जब तक बोतल पूरी खून से लाल नहीं हो जाती। फेंग्यू का शरीर वहीं निष्क्रिय पड़ा है। लड़की कांपती हुई खड़ी रहती है, गुस्से से थरथराते हुए। यानियल डर से चिल्लाता है, भाई ये तो मर गया। एमसी ठंडे स्वर में कहता है, ऐसे आदमी की यही औकात है। एमसी कहता है, समय आ गया है, तू लड़की को साफ सुथरा कर ले जा, मैं छत पर जा रहा हूं। छत पर एमसी रात के आसमान को देखता है, टूटते तारे, चमकती धारियां, पर एक तारा बाकियों से विशाल चमकीला, जैसे पूरा आकाश जल रहा हो। एमसी मुस्कुराता है, आ गया कयामत से पहले वाला सबसे बड़ा मौका। स्वर्ग से सोने की रोशनी उतरती है और एमसी दोनों हाथ फैलाकर उस रोशनी को अपने अंदर समा लेता है। कुछ क्षण बाद वो चीखता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, आखिर मिल ही गया। एमसी अब खुद को दर्जनों फुटबॉल मैदान जितने बड़े हाइपर स्पेस में तैरता हुआ पाता है। उसे एहसास होता है वो असीमित सामान स्टोर कर सकता है, यानी आने वाली कयामत में असली गेम चेंजर वही होगा। अचानक नीचे से आवाजें आती है। एमसी देखता है एक पुलिस कार आकर रुकती है। एक गंजा आदमी हथकड़ियों में पुलिस को उसी घर की ओर इशारा करता है। यही फेंग्यू मुझे लड़की बेचने वाला था। पुलिस कप्तान आदेश देता है, टीम तैयार, रेड मारो। लड़की नहाकर नए कपड़ों में। यानियल खुश होकर बोलता है, अब तो ये बिल्कुल प्यारी लग रही है। एमसी नीचे उतरते हुए कहता है, पुलिस आ गई है। यानियल डर जाता है, अरे लाश भी है, हथियार भी। एमसी शांत, पहले हमारे पास भागने के अलावा ऑप्शन नहीं था, अब कहानी अलग है। एमसी हल्का सा हाथ घुमाता है और यानियल की आंखों के सामने फेंग्यू की लाश गायब हो जाती है। यानियल दंग रह जाता है।